आप अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी पर आग लगाने वाला फोकस बनाए रखे होंगे, क्योंकि ध्यान रखना आपको आईआईटी में एडमिशन लेना ही है और आप एक बहुत परफेक्ट एक नीट एस्पिरेंट है, जिससे आपको नीट के द्वारा एमबीबीएस में गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन लेना है। ठीक है, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेयूसी क्लासेस में, और इसमें हम केमिस्ट्री एक स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ेंगे। मेरा नाम यश है। जी हाँ, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेयूसी क्लासेस। तो जेयूसी क्लासेस आपकी अपनी क्लास है और आप सही सुना है आपने, जेयूसी क्लासेस रन बाय यश सर। ठीक है, तो केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको, और पहला चैप्टर हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले शुरुआत करने से पहले मैं ये 100% आशा करता हूँ कि इससे पहले वाला जो मेरा ओरिएंटेशन सेशन है वो आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा, क्योंकि उस ओरिएंटेशन सेशन के बिहाफ पर ही आपको ये पता चलेगा कि जो आपका अपना यूट्यूब चैनल जेयूसी क्लासेस है उसमें हम केमिस्ट्री किस तरीके से और किस मैनेजमेंट से और किस लेवल की और बेनिफिशियरी यानी किस किस को ये फायदा पहुंचाएगी उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो डियर, आपका पहले चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जी हाँ, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो आज हम जो अपने टुडे टॉपिक है उसको आपके सामने मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है। ये सबसे पहला टॉपिक हमारा एटम होगा, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल होगा, एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, क्वांटिटी ऑफ ए कंपाउंड यानी जो मेजरमेंट करते हैं हम सब्सटेंस को यानी कंपाउंड को, वो किस उस यूनिट में करेंगे, ग्राम, मोल और ग्राम इक्विवेलेंट, राइट। और जो ये इक्विवेलेंट वेट होता है ये क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट को हम कैलकुलेट इस तरीके से करेंगे। ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टॉपिक होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है इसका 100% जेई में क्वेश्चन आता है इसका, और बच्चे इसको क्या सोचते हैं ये तो बहुत आसान आएगा, लेकिन ये इसका क्वेश्चन होता नहीं है। तो हम इस पर इतना फोकस लगाएंगे कि इसका क्वेश्चन भस्म हो जाए, और उसके बाद क्या होगा, मोल पढ़ेंगे और फिर ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ेंगे, राइट। तो आपके सामने टॉपिक है, एक बार आप स्लाइड को पॉज करके इनको देख लें, राइट। तो आपको पता है केमिस्ट्री में जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है वो एटम होता है। तो हम एटम को पूरी डिस्कर्व फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है बेटा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, राइट। तो हमारा चैप्टर ये है, ना कि हमारा चैप्टर एटम है, ठीक है। लेकिन यार आपने एक बात देखी होगी, केमिस्ट्री जो है ना वो एक साइकिल स्टैंड है। पहली साइकिल स्टैंड में आपने देखा होगा ना, बहुत सारी साइकिल एक साथ लगी रहती है। पहली साइकिल पर अगर लात मार दो, लास्ट साइकिल तक सटरा सा बैठता चला जाएगा। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक को लिंक करके देखना। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने से पहले मैं आपको एटम के बारे में बहुत माइन्यूट सी डिटेल दूंगा, क्योंकि हम एटम को भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। एटम को एटम की जगह पढ़ेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को इतना पढ़ेंगे एटम में कि जो हमारा इस चैप्टर से अच्छी तरीके से हो जाए, राइट। तो चलो स्टार्ट करेंगे। चलो यहाँ से करेंगे। पहले क्या पढ़ना है बेटा, एटम। देखिए, एटम भी केमिस्ट्री का एक सेपरेट चैप्टर है, लेकिन हमें एटम का वो पार्ट पढ़ना है जिससे हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को समझने के लिए आसान है। तो हमें यहाँ पे एटम पूरा नहीं, केवल एक हमें एटम के बारे में छोटी सी नॉलेज, जो आपका एक प्यारा वर्ल्ड संसार है, इसमें जो भी आपको सब्सटेंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपके कमरे में लैपटॉप है, मोबाइल है और दरवाजे है, वॉल है, पेपर है, सब कुछ छोटे टीनी पार्टिकल से मिलकर मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और उस पार्टिकल्स को सबसे पहले उस पार्टिकल्स के बारे में किसने बताया था, सेंट का नाम, इंडियन एंशिएंट इंडियन। तो इन्होंने क्या कहा था, उसका पार्ट, राइट। तो इन्होंने क्या कहा, वर्ल्ड का जो भी सब्सटेंस है, जो भी कंपाउंड है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, वो एक पार्टिकल बना होता है। लेकिन इस पार्टिकल का नाम नहीं पता,
फिर इस पार्टिकल का नाम एक एंशिएंट ग्रीस फिलोसोफर जिनका नाम डेमोक्रेटिस, डेमोक्रेटिस, ये ग्रीक फिलोसोफर। तो इन्होंने इस फिलोसोफर ने इस पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम एटम, क्योंकि एटम का ग्रीक लैंग्वेज में क्या होता है, अनकटेबल, यानी जो काटा नहीं जा सकता। उस समय दैट वाज फाइन, ये एक एजम्पशन नाम दिया था, बस एक फैक्ट आप याद करें। यानी एटम का सबसे पहले जो एटम जो टर्म्स थी वो पॉइंट किसने किए थे, डेमोक्रेटिस फिलोसोफर ने क्रिएट किया। अब एटम की स्ट्रक्चर बताने के लिए बहुत सारे एटॉमिक मॉडल है। सबसे पहले एटॉमिक मॉडल थॉमसन एटॉमिक मॉडल, और फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, समरफील्ड एटॉमिक मॉडल, और फिर दास मॉडर्न एटॉमिक मॉडल जो कॉइन दिया गया था साइंटिस्ट श्रोडिंगर। हमें ये एटम के बारे में नहीं पता है, लेकिन हमें केवल ज्ञान रखना है। इसको मैं समराइज जो बताया था, जो एटम वो उसमें दो तरह के पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स। स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स वो होते हैं बेटा जो फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम में एक कोई एक्सिस्टेंस रहता है, यानी हाँ ये पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और अनस्टेबल मेसॉन, पाई मेसॉन, हाइड्रॉन, एप्रोक्सिमेट न्यूट्रिनो पॉजिट्रॉन में ये 90+, ठीक है। अब मैंने आपको बताया, एक बार और बताता हूँ, आप कोई भी मैटर ले लीजिए संसार का, वर्ल्ड का, तो वो एक छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं एटम, राइट। ये सबसे पहले टर्म किसने पॉइंट किया था, डेमोक्रेटस। लेकिन एटम के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट मॉडल्स लिए थे, तो हमें ये सब नहीं पता। केवल क्या करें, एटम दो तरह पार्टिकल बना होता है, स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स। वे फंडामेंटल पार्टिकल्स जो एटम में एक डेफिनेट एग्जिस्टेंस उनके स्टेबल, और जो नहीं रखते स्टेबल। जैसे अरे भाई फंडामेंटल क्यों कह रहे हैं, फंडामेंटल जो किसी चीज का बेसिक हो, बिल्कुल बेसिक, जैसे
एटम के बिल्कुल बीच में एक सॉलिड पार्टिकल्स होगा, उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, राइट। तो अब न्यूक्लियाई के चारों ओर बहुत सारी ऑर्बिट होंगी और ऑर्बिट में कौन लगाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको पता होगा। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, दो तरह के, मेनली, ओनली नहीं, मेनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपने देखा क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप न्यूक्लियस में रहते हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? तो अब आप ये कहेंगे, जब हर एटम में, हर सब्सटेंस में एटम पाए जाते हैं, तो जो सब्सटेंस है कोई क्या है? बिल्कुल सॉलिड है, कोई क्या है? लिक्विड है, कोई क्या है? बिल्कुल गैसेस है। अगर आप किसी एक बच्चे के मुंह पे 1 किलो गैस, ऑक्सीजन गैस मारेंगे गैसेस फॉर्म में, तो वो क्या कहेगा? आहा, मजा आ रहा है। 1 किलो पानी मार दो तो उसको थोड़ा चोट लगी, लेकिन अब उसके मुंह पे 1 किलो का बाट मारियो, मुंह का नक्शा बिगड़ जाएगा उसका। तो यानी एटम की भी अलग अलग क्या होती है? अलग अलग क्लासिफिकेशन। एटम भी अलग अलग तरीके से होते हैं। तो अब उनकी एग्जिस्टेंस क्या है? जैसे यश, मेरा यानी यश का आधार कार्ड बिल्कुल अलग होगा, समीर का आधार कार्ड अलग होगा। तो इस तरीके से परमाणु, जो परमाणु यानी एटम है, उसका आधार कार्ड अलग होगा। और उस आधार कार्ड को क्या कहते हैं? उसका रोल नंबर। क्या कहते हैं? रोल नंबर। रोल नंबर मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है जी? Z होता है। और Z क्या होता है? न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन होंगे वही क्या है? उसका रोल नंबर। अगर उसका रोल नंबर ही चेंज हो गया तो वह एटम ही बदल जाएगा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छा, तो एटम यानी एक ऐसा मेरे पास एटम है जिसके न्यूक्लियस में केवल एक ही प्रोटॉन है, तो उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। अगर उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 2 हो गए, हीलियम, और ये 3 हो गए, तो ये क्या है? लिथियम। और हाँ, आप ये क्या कहेंगे, ये नाम ऐसे क्यों नहीं रखे हमारे इंडियन? अरे भाई, ये सारे के सारे नाम लैटिन है, तो लैटिन के बेसिस पे ही तो रखे जाएंगे ना, इंडियन लैंग्वेज के बेसिस पे थोड़ी रखे जाएंगे। तो ये कुछ नहीं है, ये एटम के नाम है। और एटम, जो एटम का आधार कार्ड होता है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर कुछ नहीं होता, उसका एक क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन को किससे यूज करते हैं एटम में? एटॉमिक नंबर Z। तो आप बोलेंगे तो नहीं, किसी भी एटम का रोल नंबर क्या होता है? Z। और Z बराबर क्या होता है? प्रोटॉन, राइट। समझ में आ रहा है? अच्छा, न्यूक्लियस में क्या प्रोटॉन के सिवाय कौन रहता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन के सिवाय कौन रहता है? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर दिया है। प्रोटॉन भी रहते हैं और न्यूट्रॉन भी रहते हैं। अगर दोनों को जोड़ दे तो हम क्या कहते हैं? एटम का मास आ गया। क्या आ गया? यानी एटॉमिक मास डिफाइंड बाय ए। समझ में आ रहा है आपके? ठीक है। तो किसी भी एटम के बारे में 2 उसकी प्रॉपर्टीज होती है। क्या? नंबर एक तो Z, और एक क्या होता है? ए। Z क्या होता है? प्रोटॉन। और ए क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, समझिए आप अच्छी तरीके से। अगर मुझे किसी भी एटम को लिखना है कॉपी में, जैसे फॉर एग्जांपल एक है सोडियम, Na, आप क्या कहेंगे? सोडियम को तो SO लिखा जाना चाहिए था। अरे नहीं भाई, ये नहीं लिखा जाने का, क्योंकि सोडियम का लैटिन वर्जन में क्या होता है? नेट्रियम। तो नेट्रियम के नीचे लिखा जाएगा Z और ऊपर लिखा जाएगा। अब ये क्या है? ए तो होता है उसका एटॉमिक मास, और ए क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ये होता है 11 और ये होता है 23। मेरे हिसाब से समझ में। कमेंट सेक्शन में मुझे आप एक बताइए, अगर हम ए में से Z को सब्सट्रैक्ट यानी घटाएंगे तो क्या आएगा? ठीक है, मैं हर बच्चे का जो भी देगा मैं उसको रिप्लाई दूंगा, चाहे थोड़ा समय लग जाए मैं लेकिन दूंगा। ये आपका होमवर्क है, आप बताएंगे अगर मैं ए में से Z घटाऊंगा तो क्या आएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए बेटा, अब आगे हम देखेंगे क्या है। जैसे एग्जाम्पल,
नियॉन लेते हैं तो नियॉन का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, N और E। जब एलिमेंट को हम अच्छी तरीके से लिखते हैं तो N को, पहले अक्षर को तो बड़ा बनाते हैं, दूसरे को छोटा। नीचे क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10। वेरी गुड। और एटॉमिक मास कितना होता है, 20। तो ये इसका क्या है, ये इसका आइडेंटिफिकेशन। समझ में आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। हमने एटम के बारे में क्या क्या पढ़ लिया है। एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। और एटम का रोल नंबर क्या होता है, Z। Z क्या होता है, प्रोटॉन। और अगर मैं प्रोटॉन्स में न्यूट्रॉन को जोड़ दूं क्या बनेगा, A, राइट। कमेंट सेक्शन में बताना Z में से जाके क्या होगा, ओके। और जो एक बात ध्यान रखना, फॉर अ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, ये ध्यान रखना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, क्या, ऑक्सीजन 860, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, Z। Z किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन। तो यानी कितने हो गए, 8। और बेटे जो मेरे पास A है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो क्या गया, 60, राइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर प्रोटॉन के इक्वल होंगे और कितने होंगे, 8। तो प्रोटॉन क्या होता है, प्लस 8, न्यूट्रॉन कुछ नहीं, तो और ये क्या होगा, प्रोटॉन -8, दोनों को कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या होगा, 0। तो 0 क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज होती है एटम की, यानी एक एटम जनरल स्टेट में क्या होता है, न्यूट्रल, क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। बेटा अगर मैं बहुत क्लियर लैंग्वेज में बता रहा हूँ, अगर कोई ये लेक्चर आपको बहुत ही ज्यादा क्योंकि 9th का चल रहा है, मैं बिल्कुल आपको, मैंने ओरिएंटेशन सेशन में बता दिया था कि ये आपका बिल्कुल माइनस से लेकर चल रहा है, फिर 0 पाएंगे, फिर एडवांस होते चले जाए। आपको 4 से 5 लेक्चर बाद ये पता लगेगा कि हम कितना एडवांस हो गए, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने बात कर ली एटम। यहाँ तक आप तक मेरे हिसाब से कोई भी इस बात आपको मैक्सिमम बात सारी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स। किसकी करते हैं, मॉलिक्यूल्स को हिंदी में हम कहते हैं शायद अणु। तो क्या है, जब बहुत सारे एटम आपस में एक फोर्स के द्वारा जुड़ जाते हैं। अब ये फोर्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड्स, और इसके अंदर ही बहुत दो तरह के बहुत प्रोमिनेंट बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। ये एक जर्नल है जैसा आपने पढ़ा होगा, क्योंकि मैं भी जितना एडवांस में नहीं जाऊंगा। तो जब एटम, ये हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, जब हम क्या होता है, जब एटम आपस में कंबाइन एक फोर्स के द्वारा जुड़ जाते हैं तो वे क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, राइट। तो ये क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान रखना, अगर हम जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कौन करता है, एटम करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा, एग्जांपल के द्वारा हम बताएंगे आपको। जैसे मैंने कह दिया H2SO4, ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल्स है, राइट। मॉलिक्यूल्स, ये इस मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, दो तो है हाइड्रोजन, वेरी गुड, एक है सल्फर और 4 है ऑक्सीजन। जब ये एक डेफिनेट रेशियो में मिले तो क्या बना, मॉलिक्यूल्स। अच्छा, दूसरा क्या है, H2, राइट। H2O भी क्या है, मॉलिक्यूल, दो तो है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, 10 नहीं है ऑक्सीजन। अच्छा, उसके बाद वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, सबका हल एल्कोहल, दारू पी नहीं पीनी चाहिए। तो एक है मॉलिक्यूल्स, 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और इसको 6 कर दो,
ये, ठीक है। और उसके बाद क्या है, SO2, एक सल्फर और 2 ऑक्सीजन। उसके बाद हम क्या लेंगे, नाइट्रिक एसिड HNO3, ना टेंशन मत ले, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन। तो यानी ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल। इसमें ये जितने भी एटम हैं ये आपस में किसी फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं और क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ठीक है, जब एटम प्लस एटम प्लस एटम, अब ये एटम 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। एक तो कहाँ से हो जाएगा, आएगा एक। ये क्या होगा, जब हम नोबल गैस पढ़ेंगे तो नोबल गैस से क्या करते हैं, वो किसी से बॉन्ड ही नहीं बनाते, तो वो क्या होता है, जैसे हीलियम है, तो ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करता, तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है बेटा? ओ, तो आप ध्यान रखना, एटम 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 क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल। अब सुनिए, अगर मैं इस एटॉमिक मास को जोड़ दूं, एम लिखूंगा मैं, एम मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और एटॉमिक मास को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। हम एग्जांपल करते हैं, जैसे एक फर्स्ट एग्जांपल लेंगे, H2SO4। अच्छा, अब मुझे बताइए आप, कितना हाइड्रोजन है इसमें, 2, कितने सल्फर है, 4, एक सॉरी सल्फर तो एक, ऑक्सीजन 4 है। हो जाता है यार, कभी कभार हो जाता है, 2H, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन का कितना होता है, मैं आपको स्लाइड बता देता हूँ। देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर नहीं लेना, मास लेना है, क्योंकि हमें टोटल करना है कि मास 1 और सल्फर का कितना होता है, ये रहा 30 और ऑक्सीजन ये रहा 16। समझ में आया, मैं आपको दिखा रहा था। तो हाइड्रोजन का 1, सल्फर का कितना होता है 60 और ऑक्सीजन का 32 और 4 मल्टीप्लीकेट 60 तो कितना आ जाएगा 64, 98। बात समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा सा दो तीन कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स की ओर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दूसरा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या होगा, एक हाइड्रोजन में एक नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन का होता है 16, कितना हो जाएगा 48 क्योंकि 3 है 63, राइट। उसके बाद 3 C2H5OH, एक कार्बन का कितना होता है 12, 2 का कितना होगा 24, हाइड्रोजन का कितना होता है 5 का क्या होगा 5 मल्टीप्लीकेट 1 यानी 5, ऑक्सीजन का 60 प्लस 1 कितना हो जाएगा 46। समझ में आ रहा? तो आपको मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। तो आपके सामने थोड़े से कम मॉलिक्यूल्स में लिख देता हूँ जिस आप उनके प्रैक्टिस करना है, राइट। तो ये मैंने लिख दिए है, ठीक है। आप मुझे बताना इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ये लगभग सारे ही आसान है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने ये करा देता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है। Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। एल्यूमिनियम कितना है इसमें 2, ठीक है। एक एल्यूमिनियम का कितना होता है 27, टेबल मैंने दे रखी है, तो आप उसको जब में पॉज करके देख सकते हैं। उसमें एक होता है 27, तो 2 का कितना होगा 54। अच्छा, सल्फर का कितना होता है 32, लेकिन सल्फर कितने हैं यहाँ पर, सल्फर है 3, कितने हैं यहाँ पर 3, तो एक सल्फर का कितना है 32, 3 का कितना होगा 96 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक का कितना होता है, ऑक्सीजन का एक का होता है 60, तो 4 मल्टीप्लीकेट 3 12, 16 मल्टीप्लीकेट 12 तो 54, 96 और अप्रोक्सीमेट 192। इसको आप कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा 0.11, सॉरी
तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3.442, राइट। ये मोलिकुलर मास है। तो आप मोलिकुलर देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ बेटा, मैंने आपको ओरिएंटेशन सेशन में पहले ही कहा था मैं माइनस से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप ये मत सोचना कि हम जेईई की तैयारी कर रहे हैं, हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं सर हमें, ये तो हमारे से बहुत आता है, हमें ब्रिलियंट बॉयज और गर्ल्स। लेकिन ध्यान रखना कि छोटी छोटी गलती, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले बेस बनवाऊंगा और बेस बनाने के बाद आप क्वेश्चन, क्योंकि मेरा मेन पर्पज ही न्यूमेरिकल और केमिकल रिएक्शन को फोड़ना है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मोलिकुलर मास सीख गए हम निकालना, ठीक। तो अब एक बात ध्यान रखिए, आज हम देखते हैं, हमने एटम के बारे में थोड़ी नॉलेज दी, चैप्टर में और अच्छी तरीके डिटेल करेंगे मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मास। अब हम ये वाले टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपने अपना इतना कीमती समय दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।